नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अधिक स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। तो प्रश्न है, टॉलमैन का भूल भुलैया अधिगम प्रयोग में यह तथ्य कि चूहों का वह समूह जिसे अध्ययन के 10 दिन पश्चात पुनर्बलन मिला था, उसने भूल भुलैया को इस चूहों के समूह से जिसे प्रथम दिवस से ही पुनर्बलन मिला था की अपेक्षा ज्यादा तेजी से जान लिया था। इससे यह समझा जा सकता है। आपको बता दें कि टॉलमैन तथा हांजिक ने 1930 में एक प्रयोग किया था जिसमें चूहों के 3 समूह उन्होंने लिए थे। तीनों समूहों को भूल भुलैया में इन लोगों ने दौड़ाया था। प्रथम समूह को कभी कोई पुनर्बलन नहीं दिया गया था, दूसरे समूह को लगातार पुनर्बलन दिया गया था और तीसरा जो समूह था उसको 11वें दिन से पुनर्बलन दिया गया था। यह लेटेंट लर्निंग अव्यक्त अधिगम के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। तो इस प्रयोग में आप इसी प्रयोग के से ये प्रश्न पूछा गया है कि जो चूहे यानी कि चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो जिन चूहों को 10 दिन के पश्चात यानी कि इन चूहों का ग्रुप 3 की बात की जा रही है, जिन चूहों को 10 दिन के पश्चात पुनर्बलन दिया था वो अन्य चूहों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से जान लिए थे। ठीक है, तो इस आधार पर क्या समझा जा सकता है? ये ऑप्शन है कि अन्य चूहों की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान थे। बुद्धिमान वाली बात तो हो नहीं सकती, ये गलत है। पहले 9 दिनों में ही भूल भुलैया के बारे में जान चुके थे, ये बात सही है। दूसरे चूहों को देखकर धोखा देने का अवसर प्राप्त कर रहे थे, ये भी गलत होगा। बहुत भूखे थे इसलिए तेज दौड़ा नहीं। तो ये जो है कि चूंकि वो उन 9 दिनों में पूरी भूल भुलैया को अच्छी तरह से जान लिए थे, इसलिए जब ही उनको पुनर्बलन मिला तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अन्य सभी समूहों से अत्यधिक बढ़ गई। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर बात करें। तो अधिगम पुनर्बलन सिद्धांत की अवधारणा प्रारंभ की। अधिगम पुनर्बलन सिद्धांत की अवधारणा प्रारंभ की। तो आप जानते हैं कि पुनर्बलन का जो प्रयोग शुरू किया था वो स्किनर ने शुरू किया था अपने क्रिया प्रसूक्त अनुबंधन में। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बात करें तो स्मृति का वह कौन सा प्रकार है जो हमें सार्थक वार्तालाप करने के लिए योग्य बनाता है? सार्थक वार्तालाप करने के लिए आप जानते हैं कि मेमोरी के जो 3 पार्ट्स हैं, मेमोरी के 3 पार्ट हैं, सेंसरी, लघुकालिक और दीर्घकालिक मेमोरी। चूंकि आप जानते हैं कि जो दीर्घकालिक मेमोरी होती है उसी में सेमेंटिक, एपिसोडिक एंड बहुत सारी मेमोरी जो कि हमें सार्थक वार्तालाप करने के लिए सहयोग प्रदान करती है। तो अवश्य ही इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह दीर्घकालिक मेमोरी होगा, क्योंकि सभी तरह की स्मृतियों का संचयन दीर्घकालिक स्मृति में ही होता है, इसलिए हम सार्थक वार्तालाप कर पाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर बात करें तो जब मोहन मनोवैज्ञानिक शब्दावली को पढ़ता है तो वह प्रत्येक अवधारणा को उससे जोड़ने का प्रयास करता है जिसे वह पहले से ही जानता है। यानी कि सभी अवधारणाओं को वो जोड़ना चाहता है जिसे वो पहले जानता है, यानी कि अपने पूर्व अनुभव के साथ सभी चीजों को पहले कोरिलेट करता है। वह उस अवधारणा के अर्थ के संबंध में सोचता है, बार बार उसी शब्द को नहीं दोहराता है। स्मृति का कौन सा मॉडल मोहन के इस ढंग से स्मृतिबद्ध करने को सबसे अधिक स्पष्ट करता है? तो आप जानते हैं कि स्मृति के कई मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। उस मॉडल में जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, यानी कि प्रोसेसिंग का अलग अलग स्तर, यानी कि जो ऑप्शन सही होगा वो होगा प्रक्रमण के स्तर। अगले प्रश्न पर बात करें तो मनोविज्ञान परीक्षा और मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अच्छी पुनः प्राप्ति के लिए सबसे अधिक अच्छा स्थान कौन सा है? आप जानते हैं कि एक प्रयोग हुआ था जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने ये देखा था कि अगर जिस स्थान पर, जिस संदर्भ में किसी चीज को सिखाया जाता है, उस संदर्भ में किसी भी स्मृति की जो पुनः प्राप्ति होती है यानी रिट्रीवल होता है वो सर्वाधिक होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान परीक्षा और मनोवैज्ञानिक अवधारणा की अच्छी पुनः प्राप्ति के लिए जाहिर सी बात है कि ये जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा या परीक्षा कराई गई थी वो अवश्य ही
मनोविज्ञान की कक्षा कमरे में कराया गया था, तो सबसे अधिक जो पुनः स्मृति होगी या रिट्रीवल होगा वो अवश्य ही मनोविज्ञान की कक्षा में होगा, क्योंकि श्रोतागृह हो नहीं सकता। अंग्रेजी भाषा की कक्षा का कमरा कोई यहाँ उसका संबंध ही नहीं है अंग्रेजी का, और सभी परीक्षाओं के परीक्षण का कमरा ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो सही होगा वह सही होगा ए। अगले प्रश्न पर बात करें तो टाइप ए के व्यक्ति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या है? सही नहीं है। क्योंकि टाइप ए व्यक्तित्व तो क्या होते हैं? आक्रामक होते हैं, अधैर्यवान होते हैं। आक्रामक यानी कि सोचते हैं काम हमारा सबसे जल्दी, और वो अंतिम तिथि की चिंता नहीं करते। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है कि नहीं है, तो वो सर्वाधिक जो दिख रहा है वो वे सामाजिक होते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें तो व्यक्तित्वशील गुण उपागम का आग्रह है कि शील गुण प्रकट करते हैं। व्यक्तिशील गुण उपागम आप जानते हैं आल्पोर्ट द्वारा शील गुण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था व्यक्तित्व का। तो ये कह रहे हैं कि आग्रहशील गुण प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? विशेषण जो व्यवहार का वर्णन करते हैं, यानी कि व्यवहार के वर्णन करने की विशेषता, व्यक्तियों की विचिंत एवं विरल कोटियां, वैयक्तिक व्यवहार की स्थिरता की यकीनी बनाने वाले सामान्यीकृत प्रणाली, चित्त प्रवृत्ति की मनोवैज्ञानिक कोटियां जिसका संबंध विशिष्ट शरीर रचना से है। अब आप ध्यान देंगे तो इसका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है सी, क्योंकि व्यक्ति व्यवहार में स्थिरता लाती है। क्या होता है? इन जो शील गुण होता है हर व्यक्ति को इंडिविजुअली व्यवहार करने के लिए और उनके व्यवहार में स्थिरता लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता के बीच के संबंध को इंगित करता है? आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच संबंध होता है, लेकिन बहुत कम बुद्धि यानी कि लो इंटेलिजेंस और हाई इंटेलिजेंस पर सृजनात्मकता से संबंध नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर मॉडरेट हो या सामान्य बुद्धि हो तो वहां पर जो बुद्धि और सृजनात्मकता में सबसे अधिक संबंध पाया जाता है। तो आप ऑप्शन में देखें तो बुद्धिमत्ता सृजनात्मकता में उच्च संबंध पाया जाता है, ये हो नहीं सकता। बुद्धिमत्ता सृजनात्मकता में निम्न संबंध पाया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता सृजनात्मकता में सामान्य सा संबंध पाया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो अगले प्रश्न पर चलें तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानक समझा जा सकता है जब व्यक्ति स्थापित कर लेता है, यानी कि किसी परीक्षण को मानकीकरण करने के लिए आप जानते हैं रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, तीन चीजों की सख्त आवश्यकता होती है। अगर हम इन तीन चीजों को स्थापित कर लेते हैं तो अवश्य ही हम परीक्षण को मानकीकृत कह सकते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ विश्वसनीयता वैधता, विश्वसनीयता परिवर्तन, वैधता प्रतिमान, विश्वसनीयता वैधता और प्रतिमान यानी मानक। तो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। अगले प्रश्न पर और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर हम बात करें तो समानांतर रेखाएं जैसे कि रेल की पटरी दूर बिंदु पर एक दूसरे से मिलते दिखाई पड़ते हैं, जिसे लुप्त प्राय बिंदु कहते हैं। इस घटना की व्याख्या किस नियम द्वारा होती है? आप जानते हैं ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन। लीनियर पर्सपेक्टिव्स यानी रेखीय संदर्भ के द्वारा इस नियम की व्याख्या होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आ रहे होंगे और आपको अवश्य ही विभिन्न संप्रतियों पर पकड़ विकसित करने में सहायक होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत